जैसे कि होता है वो एक जॉकी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और ये जॉकी इस पोटेंशियोमीटर में इस वायर का जो सिस्टम है यहाँ पर कहीं पर इसे टच करेगा। सो इस केस में हमने माना कि जो इफेक्टिव लेंथ है ये इफेक्टिव लेंथ ये है x1। तो एग्जांपल के तौर पे देखें ये x1 कितना है, ये है 276 सेंटीमीटर। सो ये है 276 सेंटीमीटर। तो अभी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, एक तो ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट ए मान ले इसे, ये है पॉइंट बी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, ये क्या है, ये है इस सेल का ईएमएफ। हम देखें यहाँ पर करंट को कांस्टेंट रखेंगे और इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा ये जीरो होगा, अर्थात कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो सर्किट के इस पार्ट से जो करंट है आई डैश ये है जीरो। तो इस केस में हम कह सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही बराबर है इस सेल के ईएमएफ के, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बराबर होगा करंट जो कि है आई इनटू रेजिस्टेंस किसका, इस सर्किट के इस पार्ट के लिए, जो कि बराबर होगा इस मटेरियल का मैंगनीज या कॉन्स्टेंटन जिससे भी बना हुआ हो उसका रेजिस्टिविटी इनटू इफेक्टिव लेंथ। वो लेंथ कितना है इस केस में x1 है, वो लेंथ x1 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का, पोटेंशियोमीटर में जो यूज किया जा रहा है ये वायर या रॉड कुछ भी कहें आप। अब देखें हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इसी सिस्टम को रखेंगे पर ये जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम पता कर रहे हैं उसे एक और सर्किट के साथ जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है और इस गैल्वेनोमीटर को हम जोड़ेंगे पोटेंशियोमीटर के साथ, और हमने देखा कि वो यहाँ पर आके इस पॉइंट पे आके जुड़ गया। तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q मान ले, और इस केस में जो लेंथ है इफेक्टिव लेंथ ये है x2। इस एग्जांपल में ये जो x2 है ये किसके बराबर है, देखें ये बराबर है 141 सेंटीमीटर के। यहां से लेके यहां तक 100 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक 41 सेंटीमीटर, क्योंकि देखें ये है 59 का पॉइंट। सो 141 सेंटीमीटर इसका इफेक्टिव लेंथ है। सो इस केस में P और Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P और Q, ये किसके बराबर होगा, ये होगा I इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाय A के, क्योंकि ये जो करंट है ये करंट अब भी है I। रियोस्टेट के हेड को मूव करते हुए हमने करंट को कांस्टेंट रखा है। तो ये जो VAB था अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A और पॉइंट B, ये क्या था, ये था इस सेल का EMF। और अब जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा P और Q पॉइंट के बीच, ये किसके बराबर है, ये है क्या, ये है इस सेल का अब का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि यहां पर देखे इस सेल के अंदर से करंट का फ्लो शुरू हो गया है। क्यों, क्योंकि इस सेल को मिल गया एक और सर्किट जिससे कि करंट फ्लो कर सकता है। तो हमने माना यहां पर करंट जो फ्लो कर रहा है ये करंट फ्लो कर रहा है I डैश। अब इस पूरे पिक्चर में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट करने लगा क्योंकि करंट का फ्लो होने लगा इस सेल के अंदर से। इस केस में करंट फ्लो नहीं कर रहा था इस सेल के अंदर से, पर इस केस में अब करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में इंटरनली। अब जैसे कि हमें पता है ईएमएफ जो होता है एक सेल का, ये रेस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए, करंट थ्रू internal and external resistances। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये रेस्पॉन्सिबल होता है करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
और जिस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बैटरी के एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करता है उसे हम कहते हैं उसका ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है हमेशा, क्योंकि ईएमएफ से इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस्ट वोल्ट होता है वो घटता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो ईएमएफ है इस बैटरी का, चूंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंसेस से करंट के फ्लो का, तो हम कह सकते हैं ये बराबर है I डैश इनटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब हम इस पहले इक्वेशन में अगर इस दूसरे इक्वेशन से I डैश के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हम कह सकते हैं कि ये ईएमएफ ये बराबर होगा V डिवाइडेड बाई R। इस इक्वेशन से देखें V डिवाइडेड बाई R ये है I डैश कैपिटल R इनटू स्मॉल लेटर r प्लस कैपिटल लेटर R। सो अब इससे आगे हम कह सकते हैं कि E इंटू कैपिटल लेटर R डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू स्मॉल लेटर r प्लस कैपिटल लेटर R। अब इससे आगे स्मॉल लेटर r जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस ये बराबर हो जाएगा किसके, देखें ये बराबर हो जाएगा EMF इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। सो इसी को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई V माइनस 1, हमने कैपिटल लेटर R अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कर दिया कॉमन आउट। अब देखिए ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने यहां पर एक नोन रेजिस्टेंस जोड़ा था, और E डिवाइडेड बाई V ये हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए पता कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं लिख लूं E डिवाइडेड बाई V होगा क्या, E डिवाइडेड बाई V बराबर ये टर्म डिवाइडेड बाई ये टर्म। सो ये हो जाएगा I इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाई A होल डिवाइडेड बाई I इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाई A। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो E डिवाइडेड बाई V है अर्थात EMF इस सेल का डिवाइडेड बाई इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस में ये बराबर होगा x1 डिवाइडेड बाई x2 के। सो ये वैल्यू हमें पता है E डिवाइडेड बाई V, तो ये हमें पता है, ये नोन है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। चलिए देख लेते हैं। तो इससे आगे हम कहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये बराबर होगा E डिवाइडेड बाई V जो कि है x1 डिवाइडेड बाई x2 के माइनस 1 इंटू R के बराबर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 इंटू R। तो इस तरह से हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा।